आप लोगों को जो अगला यूनिट है उसका नाम है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें जो पहला चैप्टर पढ़ना है वो है सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। तो ये सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट होता क्या है? तो सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट वैसा ड्रग या एजेंट है, वैसा दवा है जो अपना इफेक्ट देता है जैसे हमारे कैटाकोलामाइन देते हैं। ठीक है, ये करता क्या है, तो इसके इफेक्ट की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है स्टिमुलेट होता है, एक्टिवेट होता है। ये सारी दवाएं में से कुछ दवाएं ऐसी हैं जो डायरेक्टली बाइंड करती हैं एड्रेनर्जिक अल्फा रिसेप्टर से, जैसे नॉन एड्रेनलिन। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो बाइंड करती हैं आपको एड्रेनर्जिक बीटा रिसेप्टर से, यानी ये उनके ऊपर काम करता है। ये जो रिसेप्टर्स हैं अल्फा रिसेप्टर बीटा रिसेप्टर, इसके ऊपर ये काम करता है। ठीक है, तो जो अल्फा बीटा रिसेप्टर्स पे काम करते हैं वो है आइसोप्रोप्रेनॉल। और जो बचे हुए कुछ हैं वो डायरेक्टली तो काम नहीं करते, इनडायरेक्ट काम करते हैं। और करते क्या है, तो नेचुरल कैटाकोलामाइन के रिलीज को इंक्रीज कर देते हैं सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल पे, जैसे एम्फेटामाइन। ठीक है, इनके क्लासिफिकेशन से कुछ जैसे ड्रग एक्टिंग, डायरेक्ट एक्टिंग, नॉट ड्रग एक्टिंग। पहला क्लासिफिकेशन है डायरेक्ट एक्टिंग, जैसे नॉन एफिनेफ्रिन, एफिनेफ्रिन, फेनाइल एफिनेफ्रिन, डोपामिन एंड साल्ब्यूटामोल। सेकेंड आपका क्लासिफिकेशन है इनडायरेक्ट एक्टिंग, हाइड्रोक्सी एम्फीटामाइन, प्रोपाइल हेक्साडिन। और आखिरी है मिक्स्ड एक्टिंग, एफिड्रिन। तो ये जो ड्रग्स हैं, ये जो क्लासिफिकेशन के ड्रग्स हैं, अगर आपको सारे नाम याद नहीं होते हैं तो कोशिश करिए कम से कम एक एक नाम याद रखने का। एग्जाम में एक एक नाम लिखिए। अगर सारे लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक एक नाम आपको लिखने का कोशिश करना है, क्योंकि इनके मार्क्स हैं, हर क्लासिफिकेशन के मार्क्स आपको मिलेंगे एग्जाम में लिखने के। ठीक है, तो हमेशा छोड़ने का कोशिश नहीं करिएगा, लिखने की कोशिश करिएगा। देखिए, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है, बट साथ में आपको एग्जाम भी पास करना है, तो प्लीज फोकस ऑन दैट ऑल्सो। ठीक है, तो पहला ड्रग है एफिड्रिन। एफिड्रिन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर काम करता है, ये उसका एगोनिस्ट है। व्हाट इज एगोनिस्ट? ये सवाल आ रहा होगा ना आपके दिमाग में कि एगोनिस्ट क्या होता है। तो देखिए, जब भी कोई दवा होती है वो डायरेक्ट किसी इफेक्टर सेल, यानी कि जो डायरेक्ट जो उसका मेन सेल जिसके ऊपर उसको काम करना है, वहां पे जाके वो काम नहीं करता, बाइंड नहीं करता, वो रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं। और रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होके इफेक्टर सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे एफिड्रिन है, एफिड्रिन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड किया, ये इसको एक्टिवेट किया, उसके काम को एनहेंस कर दिया। ठीक है, एक्टिवेट कर उसके काम को बढ़ाया। ठीक है, ताकि वो अच्छा सा और काम कर सके, तो उस एनहेंसमेंट की वजह से उसको बोलेंगे एगोनिस्ट। ठीक है, और अगर वही काम को इनहिबिट करता, रोकता, तो उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। बस यही डिफरेंस है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के ऊपर। तो ये काम क्या करता है, तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्टिव को करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, एगोनिस्ट की तरह काम करता है, यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रक्ट करवाने में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करता है, ताकि ब्लड प्रेशर जो है बढ़ सके। दूसरा काम है पोस्ट क्रोनोट्रॉपिक। पोस्ट क्रोनोट्रॉपिक क्या होता है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देना। ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं, सॉरी पोस्ट नॉट, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक। ठीक है, देन आपका पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट में क्या होता है, तो जो हार्ट के मसल्स हैं उसको स्ट्रांगली, बहुत तेज, बहुत रैपिडली उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना, जिससे क्या होगा, कार्डिक आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगा नॉर्मल लेवल्स। ठीक है, अगर किसी का बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, कार्डिक आउटपुट गिर रहा है, तो इसे कार्डिक आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगा और नॉर्मल लेवल में चला जाएगा। ठीक है, तो ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा होगा। ये कंडीशन को बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक कंडीशन। ठीक है, इसके अलावा ये डीकंजेस्टेंट एंड ब्रोंचोडायलेटर की तरह काम करता है। डीकंजेस्टेंट क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि रात में सोते हैं तो नाक बंद हो जाता है, या सर्दी हो गया बहुत नाक बंद हो जा रहा है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे कंजेशन। नाक बंद हो गया यानी कंजेशन। अब आप, जैसे आपको सलाइन नेजल स्प्रे मिलता है, विक्स इनहेलर मिलता है, आप उसको सूंघते हो तो नाक खुल जाता है, तो ये नाक खुलने के कंडीशन को बोलते हैं डीकंजेशन। ठीक है, तो ये इज अ डीकंजेस्टेंट, यानी नाक खोलने के लिए काम करता है, पहला चीज। दूसरा ब्रोंचोडायलेटर। ब्रोंचोडायलेटर, डायलेट करना समझते हो आप लोग, किसी भी चीज को वाइड कर देना, फैला देना, डायलेट करना। तो ब्रोंचोडायलेटर हमारे ब्रोंचियोल्स को, यानी विंड पाइप को, जो श्वास की नली है, उसको ये डायलेट करता है, उसको ये फैला देता है, ताकि हवा का जो जाने में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी उसको बंद हो सके और आराम से हवा जो है वो पास कर सके। ठीक है, तो एज अ ब्रोंचोडायलेटर भी ये काम करता है। क्लियर है? इसके अलावा क्या करता है ये, तो जो ब्लड वेजल्स है हमारे नाक के पैसेज के, लंग्स के पैसेज के, ठीक है,
उसको ये सिकुड़ देता है। हम लोग पढ़ते ना कि वेजो कॉन्स्ट्रक्टिव एक्टिविटीज है, तो ब्लड वेजल्स को कॉन्स्ट्रक्ट करता है, तो उसको सिकुड़ देता है। सिकुड़ने से क्या होता है कि वो उनका सूजन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, सूजन कम होने से क्या होता है कि नाक से फिर हवा आराम से पास करता है, और हमारे जो लंग्स हैं, एयरवेज है, उससे भी हम लोग सांस आराम से ले सकते हैं। इसका ये काम है। केमिकल नेम क्या है? 1R2S2 मिथाइल अमीनो 1 फेनाइल प्रोपेन 1 और। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंजेक्शन बनता है इसका। मार्केट फॉर्मुलेशन एकोवाज। स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन, तो देखिए इसका इंजेक्शन बन रहा है, तो जब इंजेक्शन की बात आती है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन के टेम्परेचर के ऊपर पे। ठीक है, तो देखिए इसका टेम्परेचर है 8 डिग्री से कम रखना है। ठीक है, रूम टेम्परेचर नहीं रखना है, तो उस बात पर ध्यान दीजिएगा। फिर क्लोज कंटेनर में रखना है, क्लोज प्लेस पे रखना है, ठंडे जगह पे रखना है, 8 डिग्री से कम ठंडे जगह पे रखना है। ठीक है, और लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर में इसको रखना है, लाइट से बचा के रखना है, तो खराब हो जाएगा ये। यूजेस क्या है? इसका इंट्रावेनस इंजेक्शन तब देते हैं जब हाइपोटेंशन बहुत ज़्यादा होता है, इन कंडीशन ऑफ एनेस्थेसिया। अगर आपने किसी को एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दिया है और उसका ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत गिरना शुरू हो गया है, तो उसका इंट्रावेनस इंजेक्शन हम लोग देंगे एफिड्रिन का। ठीक है, उसके अलावा अलग अलग रूट से एफिड्रिन भी देते हैं ताकि एलर्जिक कंडीशन को ट्रीट किया जा सके, जैसे ब्रोंचियल अस्थमा। तो अस्थमा भी आपका एक एलर्जिक कंडीशन, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी देते हैं। उसके अलावा हम लोग ये पढ़े थे ना कि नाक को खोलने का काम करता है, डीकंजेशन का काम करता है, तो एफिड्रिन जो है वो नेजल स्प्रे की तरह भी इसको दिया जाता है। ठीक है, एज अ डीकंजेस्टेंट। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नॉर एफिनेफ्रिन। अब ये नॉर एफिनेफ्रिन क्या होता है? तो जो आप लोग एफिनेफ्रिन है, एफिनेफ्रिन इसी नॉर एफिनेफ्रिन से बना हुआ आता है। ठीक है, तो एफिनेफ्रिन को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो आपका कच्चा माल जिसको हम लोग आम शब्दों में बोलते हैं, वो आपका नॉर एफिनेफ्रिन है। ठीक है, ये सीक्रेट कहाँ से होता है? तो ये सीक्रेट होता है आपके एड्रेनल मेडुला से सीक्रेट होता है। ठीक है, और पूरे सेंट्रल सिस्टम में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये फैल जाता है एंड एज अ न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है। यानी कि नर्व के जो मैसेज होते हैं, जो न्यूरॉन्स के जो इम्पल्स होते हैं, उनको ट्रांसमिट करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो नॉरएपिनेफ्रिन आपका प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर है पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स का। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर का ये प्रिंसिपल मेंबर है। ठीक है, तो ये पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या होता है? तो एक गैंग्लिया होता है जहाँ पर बहुत सारे न्यूरॉन्स आके जुड़ते हैं, उस पार्ट को हम लोग गैंग्लिया बोलते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पाया जाता है और रिफ्लेक्स सिस्टम में भी ये पाया जाता है। ठीक है, तो जो भी इफेक्टर ऑर्गन है उसके गैंग्लियो पे ये जाके उसका न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। ठीक है, और करता क्या है? तो जो भी ब्रेन हमारा है उसमें ये जाके डिफ्यूज कर जाता है। ठीक है, क्लियर है? उसके अलावा ये प्लांट्स में ही मिलते हैं, और इनका जो प्लांट्स के जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे हमारे सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन हो रहे हैं वैसे ये प्लांट में जाके ये काम करता है। तो ठीक से देखिएगा, इसके जो केमिकल नेम है वो है 4,1R2 अमीनो 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजीन 1,2 डायोल। तो दो अल्कोहल ग्रुप है, इसीलिए 1,2 डायोल हुआ। ठीक है, ये अल्कोहल, ये अल्कोहल। ठीक है, हाइड्रोक्सी इथाइल, ये पार्ट आपका हाइड्रोक्सी इथाइल का पार्ट है। ठीक है, बेंजीन। ठीक है, और दो ग्रुप पे अमीनो है। ठीक है, तो ये इसमें दो अल्कोहल है, एक सॉरी 3 अल्कोहल है, एक बेंजीन रिंग और एक अमीन ग्रुप है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका नाम पड़ा आपको 4,1R2 अमीनो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल बेंजीन 1,2 डायोल। स्टेबिलिटी कंडीशन, तो लाइट रेजिस्टेंट कंडीशन में रखिए, रूम टेम्परेचर में रखिए। ठीक है, यूजेस क्या है इसका? तो वेदोडाइटर की तरह काम करता है शॉक स्टेट में, जैसे सेप्टिक शॉक हो गया, न्यूरोजेनिक शॉक हो गया। ठीक है, इस सब जो शॉक होता है, शॉक में होता क्या है? इंसान को ब्लड जो है वो सप्लाई कम हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से बॉडी को एनफ ब्लड नहीं मिल पाता है, जैसे हार्ट को नहीं मिल पाया, किडनी को नहीं मिल पाया, तो मल्टी ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है,
तो इन शॉक में क्या करता है, ये ब्लड वेजल्स को डायलेट करता है, यानी कि फैला देता है, जिससे क्या होता है ब्लड आसानी से वो पास कर सके। ठीक है, क्लियर है। तो डोपामिन का जितना सर्वाइवल रेट आपको दिखा गया है, उससे ज्यादा सर्वाइवल रेट नॉरएपिनेफ्रिन का है शॉक के केसेस में। ठीक है, क्लियर है यहां तक। उसके अलावा एज अ वेजोप्रेसर भी काम करता है इन पेशेंट विद क्रिटिकल हाइपोटेंशन, यानी कि वैसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उसमें ये वेजोप्रेसर की तरह काम करता है, यानी कि ब्लड वेजल्स को फैला देता है और ब्लड प्रेशर बढ़ाने का हेल्प करता है। ठीक है, फेनाइल फेनाइल एफिरिन। ठीक है, ये कहाँ काम करता है, तो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट की तरह ये काम करता है, यानी कि अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे ये काम करता है और एज एन एगोनिस्ट काम करता है, यानी उनके काम को ये बढ़ा देता है। ठीक है, इसको यूज क्यों करते हैं, तो हाइपोटेंशन को मैनेज करने के लिए। कहाँ पे केस में, कहाँ आपको हाइपोटेंशन कंडीशन को इंक्रीज करना होता है, तो जब भी आप एनेस्थीसिया देते हैं तो उस कंडीशन में अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उस कंडीशन में फेनाइलेफ्रिन आपको काम आता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक अमीन है। ठीक है, इसका जो केमिकल है वो आपको एड्रेनलिन और एफिड्रिन से मिलता जुलता है, और ये बहुत बढ़िया वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर प्रॉपर्टी के साथ आता है। बहुत पोटेंट का मतलब कि हाई एफिकेसी होता है, बहुत अच्छा तरीके से काम करता है। ठीक है, केमिकल नेम क्या है, तो 3,1,R,1 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल अमीनो इथाइल फेनॉल। फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन सॉल्यूशन ड्रॉप्स इंजेक्शन, मार्केट फॉर्मेशन बायोरफेन फ्रेश फिल। स्टेटिक स्टोरेज कंडीशन, तो इसको भी आप रूम टेम्परेचर पे रखिए, लाइट कंटेनर से रखिए, फ्रिज होने से बचाइए। यूजेस क्या है, तो किसी को शॉक एनेस्थीसिया की वजह से उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ऑप्थेल्मिक फॉर्मेशन में इसका उपयोग करते हैं कि पुपिल्स को डायलेट करने के लिए। पुपिल डायलेट करने का मतलब क्या है, पुपिल इसलिए डायलेट किया जाता है ताकि बेटर तरीके से आंख के अंदर देखा जा सके। ठीक है, तो उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद इंट्रानेजल फॉर्मेशन में यूज करते हैं ताकि कंजेशन को ट्रीट किया जा सके, नाक बंद होने की समस्या को ठीक किया जा सके, उसमें भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, उसके अलावा टॉपिकल फॉर्मेशन का यूज करते हैं हेमोरॉइड्स में, ताकि हेमोरॉइड्स में यूज करने का रीजन क्या है कि वहाँ पे हेमोरॉइड्स का मतलब पाइल्स वगैरह जो बीमारी होती है उसको हेमोरॉइड्स बोलते हैं। वहाँ पे ट्रीट करने का रीजन क्या है, यूज करने का रीजन क्या है, तो वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, वहाँ फ्रेश ब्लड जल्दी सप्लाई नहीं हो पाते, और यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि पाइल्स जल्दी ठीक नहीं होती है। तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग करते हैं ताकि वहाँ ब्लड सप्लाई जो है वो बढ़ जाए। जब फ्रेश ब्लड जाएगा तो वहाँ का घाव जल्दी रिकवर कर पाएगा। ठीक है, इसके अलावा ऑफ लेवल यूज, यानी जो जो यूजेस अब तक प्रमाणित नहीं है उनका यूज में क्या क्या है, तो ये ब्लड फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे प्रिस्पिज्म एक कंडीशन होता है हार्ट का, ठीक है, जिसमें हार्ट तेजी से हार्ट रेट बढ़ जाता है और फिर अचानक से वो कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला है आपका डोपामाइन। डोपामाइन क्या होता है, तो ये भी कैटाकोलामाइन न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन का। ठीक है, ये कहाँ से बना है, तो टायरोसिन से बना हुआ है। ठीक है, इसके प्रिकॉसर्स नॉरएपिनेफ्रिन है और एपिनेफ्रिन है। तो एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन का उपयोग करके आप डोपामाइन बना सकते हैं, तो उसका प्राइमरी प्रिकॉसर वही है। ठीक है, लेकिन ये डिराइव हुआ है केमिकली टायरोसिन से। ठीक है, तो डोपामाइन जो है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम ऑफ ब्रेन का मेन बोल सकते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम है ब्रेन के, उसमें जो भी मैसेज ट्रांसमिट होता है वो डोपामाइन के थ्रू ही होता है। ठीक है, इसका काम क्या है, तो मूवमेंट को रेगुलेट करना। देखिए जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम्स हैं ये मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करते हैं, तो इस तरह काम करते हैं। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि मूवमेंट, बॉडी के मूवमेंट को रेगुलेट करना। ठीक है, उसके अलावा डोपामिन जो है एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर काम करता है। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं डोपामिन रिसेप्टर। और ये जो सारे काम हैं जो बॉडी मूवमेंट कराना, पोस्चर मेंटेन करना, तो ये सारे काम इसी रिसेप्टर की वजह से होते हैं। ठीक है, डोपामिन हमारे बॉडी में नेचुरली पाया जाता है,
उसके अलावा आप बोल सकते हैं कि ब्लड का जो पंपिंग है, स्ट्रेंथ है, उसको भी इम्प्रूव करने में और ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने में किडनी के अंदर ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। केमिकल नेम क्या है, तो 4,2 अमीनो इथाइल बेंजीन 1,2 डायोल, यानी कि दो आपको अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है, और एक आपको अमीन ग्रुप है। ये दो अल्कोहल ग्रुप और एक अमीन ग्रुप। तो देखिए 4 नंबर पे 2 अमीनो करके है, 4 नंबर पे 2 अमीनो इथाइल, फिर बेंजीन आ गया, फिर ये बेंजीन है, उस बेंजीन में दो अल्कोहल है तो 1,2 डायोल, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन, इंजेक्शन, मार्केट फॉर्मेशन, इंट्रोपिन। देन आपका स्टेरेटिक स्टोरेज कंडीशन, तो कॉमर्शियली जो अवेलेबल होते हैं वो डेक्सट्रोज के साथ अवेलेबल होते हैं प्लास्टिक कंटेनर में, ठीक है। इसको रूम टेम्परेचर में रखा जाता है और अब 40 डिग्री तक इसको एक्सपोज कर सकते हैं, लेकिन जनरली रूम टेम्परेचर में रखिए, ठीक है। लाइट से बचा के रखना, हीट से बचा के रखना, ठंडा उसको फ्रीज नहीं करना है। यूजेस क्या है, तो हेमोडायनेमिक इम्बैलेंस को ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं इन शॉक कंडीशन में, ठीक है। जैसे न्यूरोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक क्या था, तो हार्ट रेट को मेंटेन करना उस कंडीशन में बहुत मुश्किल हो जाता है। टेम्परेचर जो होता है वो स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है। ब्लड जो है वो प्रेशर स्टेबल नहीं होता है बॉडी का, ठीक है। और हमारे जो सिस्टम्स होते हैं वो, या हार्ट जो होते हैं, अलग अलग सिस्टम्स हैं, वो डैमेज होने के खतरे बढ़े रहते हैं, ठीक है। उस कंडीशन को ये बोलते हैं। चलिए, उसके अलावा ये कहाँ यूज होता है, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट अटैक आना को बोलते हैं, या ट्रॉमा आप बोल सकते हैं कि किसी तरह का उसको घातक चोट पहुंचा हो, शॉक पहुंचा हो, जो बर्दाश्त ना कर पा रहा हो, ठीक है। उस कंडीशन में हार्ट का जो कंडीशन होता है उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। उसके अलावा इसका ओपन हार्ट सर्जरी में यूज किया जाता है, ठीक है। रेनल फेल्यूर, किडनी फेल होने पे भी इसका उपयोग करते हैं। क्रॉनिक कार्डिक डिकम्प्रेशन में भी इसका उपयोग करते हैं इन कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। अगला आपका ड्रग है टेरब्यूटालिन। टेरब्यूटालिन क्या है, तो ये फेनाइल इथेनोलामाइंस का क्लास का एक डेरिवेटिव है, उसी से ये मिल के बना हुआ है। ये कहाँ काम करता है, तो ये बीटा एडरेनर्जिक एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट की तरह काम करता है, नॉट एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट की तरह काम करता है, या एंटी अस्थमिक ड्रग की तरह भी ये काम करता है, ठीक है। इसका काम क्या है, तो ब्रोंचोल को डायलेट करना, हमारे जो श्वास नली उनको डायलेट करना, इसका सबसे बड़ा काम है, ठीक है। उसके अलावा आप बोल सकते हैं कि ये सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट है, या टोकोलाइटिक एजेंट है, या हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, ठीक है। तो टोकोलाइटिक एजेंट क्या होता है, तो टोकोलाइटिक एजेंट हमारे जो यूरिन है उसके स्मूथ मसल्स में पाए जाते हैं, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कराने में हेल्प करते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो ब्लड डायबिटीज लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। केमिकल नेम 5,2 ट्राइब्यूटाइल अमीनो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल बेंजीन 1,3 डायोल। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, इंजेक्शन टैबलेट पाउडर। मार्केट फॉर्मुलेशन ब्रिकेनियल, ब्रिकेनियल टर्ब्यूलर। स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन, तो टर्बुलाइन सल्फेट जो है वो सिरिंज में स्टेबल रहता है 60 दिन तक। रेफ्रिजरेटर में इसको लेकिन रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। लाइट से बचा के रखना पड़ेगा। किसी तरह का डिग्रेडेशन और डिस्कलर अगर ड्रग में आपको दिखता है तो आपको तुरंत उसको चेंज करना होगा, ठीक है। तो लाइट से बचा के रखिए। यूजेस क्या है, तो प्रिवेंशन एंड रिवर्सल ऑफ ब्रोंचोस्पेजम इन पेशेंट एटलीस्ट 12 ईयर ओल्ड, तो 12 साल से बड़े बच्चों में, या आप कितना ही बड़ा कर सकते हो, 18, 20, 25, 30, 35, उसमें उन कंडीशन में अगर किसी को ब्रोंचोस्पेजम हो रहा है, यानी उनके ब्रोंचोस जो है वो सिकुड़ रहे हैं, तो ये एज अ रिवर्सिबल करने के लिए, सही करने के लिए ड्रग को यूज कर सकते हैं, या फिर उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा अस्थमा में भी इसका उपयोग करते हैं। रिवर्सिबल ब्रोंचोस्पेजम एसोसिएटेड ब्रोंचाइटिस एंड एम्फिस्मा, यानी कि हमारा जो श्वास नली अगर वो सिकुड़ जाता है ड्यू टू ब्रोंचाइटिस, ब्रोंचाइटिस में क्या होता है कि श्वास नली जो है वो उसमें सूजन आ जाती है, ठीक से हम लोग श्वास नहीं ले पाते हैं, ठीक है। और एम्फिसीमा एक कंडीशन है जिसमें श्वास फूलने का बहुत ज़्यादा खतरा हमेशा बन रहता है ड्यू टू ब्रोंचाइटिस वगैरह
तो उस कंडीशन को एम्फेसिमा बोलते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए टेट्राब्यूटालाइन बहुत सही चीज़ है, ठीक है। एज ब्रोंचोडायलेटर यूज करते हैं और प्रीमेच्योर लेवल में भी इसका उपयोग करते हैं ताकि प्रीमेच्योर लेवल को रोका जा सके। अगला ड्रग है आपको साल्ब्यूटामोल। साल्ब्यूटामोल भी आपका बीटा-2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है के ऊपर एगोनिस्ट की तरह काम करता है और इसको अस्थमा, ब्रोंचाइटिस, सीओपीडी के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है, या ब्रोंचोस्पेज्म को प्रिवेंट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। केमिकल नेम क्या है? 4,2-टेट ब्यूटाइल अमीनो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। फार्मूला फॉर्मेशन टैबलेट इनर सॉल्यूशन, मार्केट फॉर्मेशन एक्यूनेब एंड एरोमर। साल्ब्यूटामोल का स्टोरेज कंडीशन क्या रहेगा? तो इसको भी आप रूम टेम्परेचर पे स्टोर करिए, ठीक है, लाइट से बचा के रखिए और क्लोज कंटेनर में अच्छे से रखिए। यूजेस क्या है? साल्ब्यूटामोल यूज करते हैं आपको सिम्पथोमेटिक रिलीफ एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्रोंचोस्पेज्म, ठीक है, यानी किसी का श्वास नली सिकुड़ गया है तो उसको नॉर्मल करने के लिए या फिर उस श्वास नली को सिकुड़ने से रोकने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। किस कंडीशन में? तो ब्रोंचो अस्थमा की कंडीशन में। उसके अलावा क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस, रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज डिजीज, इस तरह की बीमारियों में भी या फिर क्रॉनिक पल्मोनरी डिसऑर्डर में भी इसका उपयोग करते हैं। तो इन तरह के जितने भी आपको सांस लेने की बीमारी है उसमें साल्ब्यूटामोल बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। ब्रोंचोस्पेज्म होना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तो इसको बचाए रखने के लिए एज अ प्रोफाइलेक्टिक एजेंट भी इसका उपयोग होता है, ठीक है, और अलग अलग इंड्यूस्ड ब्रोंचोस्पेज्म को भी रोकने के लिए इसका उपयोग करते हैं कि किसी किसी कारण से ब्रोंचोस्पेज्म होना शुरू हो जाते हैं। अगला ड्रग है नेफाजोलिन। तो नेफाजोलिन इमिडाजोल डेरिवेटिव है, ठीक है, ये भी सिम्पथोमाइमेटिक एमिन की तरह डायरेक्ट काम करता है और वेजोकॉन्स्ट्रिक्टिव एक्टिविटीज कराने में ये हेल्प करता है, ठीक है। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं ताकि पुपिल्स जो है वो डायलेट हो सके, ठीक है। उसके अलावा ये आपके काम करते हैं अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है, और ड्यूरिंग कंजक्टिवा के समय में इसका उपयोग करते हैं। यानी कंजक्टिवा कौन सा पार्ट है? तो हमारा आँख का वाइट पार्ट को कंजक्टिवा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें वोजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है जिससे क्या होता है? कंजक्टाइल कंजेशन, जो आँख में किसी तरह का कंजेशन होता है उसको दूर करने में इसका उपयोग आता है ये, ठीक है। उसके अलावा इचिंग, इरिटेशन और रेडनेस कराने में ये सक्षम होता है, ठीक है। केमिकल नेम 2-नेफ्थलीन 1 वाइल मिथाइल 4,5 डाइहाइड्रो 1H इमिडाजोल। फार्मूला फॉर्मेशन आई ड्रॉप, मार्केट फॉर्मेशन नेफकॉन वेजोकॉन, ठीक है। तो ये इचिंग, इरिटेशन और रेडनेस को कम करने में हेल्प करता है, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन क्या रहेगा? तो इसको एयर टाइट क्लोज कंटेनर में रखिए, लाइट से बचा के रखिए, रूम टेम्परेचर पर रखिए, इससे यही स्टोरेज कंडीशन। यूजेस क्या है? तो यूजेस एज एन OTC आई ड्रॉप की तरह यूज करते हैं ताकि ऑक्यूलर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाया जा सके, ठीक है। इसके अलावा नेजल कंजेशन को ट्रीट करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। देन आपको पढ़ना है टेट्राहाइड्रोजोलिन। टेट्राहाइड्रोजोलिन क्या है? तो इसका नाम आपको ये भी है कि टेट्राजोलिन। टेट्राजोलिन एज अ मेंबर ऑफ इमिडाजोल डेरिवेटिव है, इसमें कार्बोक्सामाइड पाया जाता है। इसका रोल क्या है? तो सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट ये काम करता है जिसमें नाक को खोलने में ये हेल्प करता है, ठीक है। केमिकल नेम 2,1,2,3,4 टेट्राहाइड्रो नेफ्थलीन 1YL45 डाइहाइड्रो 1H इमिडाजोल। फार्मूला फॉर्मेशन क्या है? ड्रॉप्स। मार्केट फॉर्मेशन क्या है? टाइजीन, अल्ट्राजीन, जेनाइन एक्स्ट्रा। कोई भी एक नाम आप याद रखिए, कोई जरूरी नहीं कि सारे नाम आपको याद रखने की जरूरत है, कोई भी नाम आपको याद हो, सही सही नाम हो, एग्जाम में लिख दीजिएगा, ठीक है। स्टैटिक स्टोरेज कंडीशन क्या है? तो इसको एयर टाइट कंटेनर में रखना है 15 से 25 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर। यूजेस तो टेम्परेरी रिलीफ करता है लाल आंख होने की वजह से, ठीक है, आंखों में डिस्कम्फर्ट होने की वजह से या फिर इरिटेशन होने की वजह से, ठीक है। इसको एज मोनोथेरेपी या फिर दूसरे ड्रग के साथ कंबाइन करके भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसका आखिरी उपाय क्या है? तो आखिरी उपाय ये है कि ये डिकंजेशन कराने में हेल्प करता है। अगला ड्रग है आपको हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन। हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन भी एम्फेटामाइन डेरिवेटिव है। इसका यूज कहाँ होता है? तो लोकल आई ड्रॉप्स में इसका उपयोग करते हैं फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। ये इनडायरेक्ट सिम्पथोमाइमेटिक एजेंट है जो नॉर्मल डायलेशन कराता है आई पिल का, ठीक है। केमिकल नेम क्या है? तो 1,4-हाइड्रोक्सीफेनाइल प्रोपेन 2 वाइल एजिनियम। फार्मूला फॉर्मेशन सोल्यूशन, मार्केट फॉर्मेशन पिरामिड। स्टडी स्टोरेज कंडीशन तो फिर वही आपको एयर टाइट क्लोज कंटेनर रखिए, ड्राई जगह पे रखिए,
रूम टेम्परेचर पर रखिए, टेम्परेचर बिजली ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इसको ऑपरेट कंडीशन में रखिए ताकि लीकेज जो है वो ना हो सके। यूजेस क्या है, तो इसका यूज़ होता है एज अ आई पुपिल डायलेशन, यानी माइट्रेटिक एजेंट। जो हमारे आँख के पुतली हैं, पुपिल है, नॉट पुतली, हमारे आँख के जो पुपिल है, जो लेंस छोटा बड़ा होता है धूप लगने पे, उसी को डायरेक्ट करने का ये काम करेगा। ठीक है, ताकि जो भी ऑप्थेल्मिक नर्व लेसन है वो ट्रीट हो सके। ठीक है, इसके अलावा ये या तो सिंपथोलाइटिक है या फिर सिंपथोमाइमेटिक एजेंट की तरह भी काम करता है। अगला ड्रग है सूडोएफेड्रिन। सूडोएफेड्रिन अल्फा एंड बीटा एडोनिक एगोनिस्ट की तरह काम करता है, नॉट एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट की तरह काम करता है। ये नेजल और साइनस कंजेशन को ट्रीट करने में हेल्प करता है। साइनस कंजेशन यानी कि जिसको बोलते हैं ना साइनस की बीमारी है, कफ नहीं निकल रहा, तो साइनस कंडीशन है। ठीक है, उसके अलावा एफेड्रीन से अगर इसको रिलेट किया जाए, ठीक है, तो उससे कम इफेक्ट दिखा पाता है इन सिंपैथोमाइमेटिक नर्व सिस्टम में। केमिकल नेम 1s2s2 मिथाइल अमीनो 1 फेनाइल प्रोपेन 1 ऑल। फार्मास्यूटिकल फंक्शन टैबलेट सिरप। मार्केट फंक्शन सूडोजेस्ट बेनिलीन डी। स्टोरेज कंडीशन क्या है, तो इसको प्रिपेयर करते हैं हम लोग, तो उसको स्टोर करते हैं रूम टेम्परेचर पे। फ्रीज नहीं करना है किसी भी चीज़ को। ठीक है, जो ओरल सॉल्यूशन बनता है उसको फ्रीज ना किया जाए। भले आप उसको फ्रीजर में रख लीजिए, लेकिन टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखिए। ठीक है, इसलिए टैबलेट्स बनते हैं, उसको भी आप एयर टाइट क्लोज कंटेनर रखिए, लाइट से बचा के रखिए। और यूजेस क्या है, तो यूजेस इसका है कि एज डी कंजेस्टेंट एक्टिविटी, यानी कि नाक खोलने में ये काम करता है। उसके अलावा इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, उसके अलावा ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, जिससे डीकंजेशन एक्टिविटी हो सके, यानी कि नाक के श्वास नली को ये खोलने का काम करता है। तो आज के लिए हम लोग का इतना काफ़ी है। अगर आपको कोई चीज़ में डाउट है, या हो सकता है कि आज मैं कहीं पे कुछ गलत बोल दिया हूँ, उसमें आपको डाउट हो रहा हो, किसी तरह कोई सवाल हो, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, पूछेगी नहीं, आप पूछिए, मैं ट्राई करूँगा सबका जवाब देने का। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, फिर कल हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।